नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण यादव आज आपके सामने फिर से प्रदर्शित हो चुका हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ठोस अवस्था की सीरीज हमारी चल रही थी। क्लास 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री फिजिक्स भी चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो आज हम लोग जो है ठोस अवस्था को कंटिन्यू फिर से कर रहे हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो ये बहुत ज़्यादा खास आपके लिए है, क्योंकि यहाँ से जो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस बातों को भी हम लोग अध्ययन करेंगे। आज हम लोग देखेंगे ठोसों में क्रिस्टल और ठोसों में दोष देंगे, क्रिस्टलों में दोष देंगे। दोष के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कल वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन में क्या होता था, जो अवयवी कण थे उनको नियमित क्रम में यानी व्यवस्थित क्रम में, नियमित क्रम में व्यवस्थित किया जाता था या जोड़ा जाता था। यही था ना, मतलब उन जो अवयवी कण थे उनको नियमित क्रम में या नियम रूप से क्या करते थे, व्यवस्थित करते थे। तो इसी नियमित क्रम को व्यवस्थित करना ही हमारा क्या कहलाएगा, आदर्श क्रिस्टल व्यवस्था। बात समझना, क्योंकि आदर्श का मतलब होता है एकदम पूर्ण रूप से शुद्ध, लेकिन आप लोग को पता है सभी चीजें पूर्ण रूप से आदर्श नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर बातें कुछ ऐसी है कि जैसे कि अवयवी कणों को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करना ही क्या कहलाएगा, क्रिस्टल, आदर्श क्रिस्टल व्यवस्था कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आदर्श क्रिस्टल व्यवस्था। लेकिन पूर्ण रूप से आदर्श क्रिस्टल व्यवस्था संभव नहीं है, इसमें कुछ न कुछ दोष होते हैं। दोष किनके कारण होंगे, वही अवयवी कणों के कारण होंगे। भाई अवयवी कणों के कारण ही दोष होंगे। और जो है आदर्श क्रिस्टल संरचना में जो अवयवी कणों की व्यवस्था में जो भी विचलन होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा दोष। क्या कहलाएगा, दोष। तो मैं यहाँ पर परिभाषा लिखा हूँ, इसको नोट करना है आपको। देखिए पहले एक क्रम से मैं पढ़ रहा हूँ, फिर समझना। कणों की आदर्श व्यवस्था। आदर्श व्यवस्था क्या है, बताया मैं कि अवयवी कणों को निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना या क्या कहलाएगा, क्रिस्टलों की आदर्श व्यवस्था। तो कणों की आदर्श व्यवस्था से विचलन क्या कहलाता है, दोष। जो भी कणों में, जो भी क्रिस्टल व्यवस्था में जो कणों की व्यवस्था होगी उसमें कुछ न कुछ विचलन होगा, तो वह क्या हो जाएगा, हमारा दोष कहलाएगा। तो आदर्श क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था पूर्ण रूप से क्या होता है, नियमित होता है। पूर्ण रूप से क्या होता है, नियमित होता है। भाई आदर्श क्रिस्टलों में अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होती है, पूर्ण रूप से नियमित। यानी नियमित मतलब कुछ इस क्रम से पूर्ण रूप से नियमित क्रम में रहेंगे। जैसे इस लाइन से पूरे कण है, फिर इसके नीचे जो अवयवी कण यानी गोले लगाए जाते थे वह नियमित क्रम में थे, सभी गोले। यानी इस प्रकार से सभी नियमित क्रम में हमारे अवयवी कण रहेंगे, सभी एक लाइन से और एक पंक्ति में। इस प्रकार यही हमारा क्या होगा, आदर्श क्रिस्टलों में अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित रूप से होती है, इस प्रकार से। परंतु आदर्श क्रिस्टल प्राप्त करना संभव नहीं। आपको भी पता है सभी जो है आदर्श क्रिस्टल को प्राप्त करना संभव नहीं है, पूर्ण रूप से शुद्ध प्राप्त करना संभव नहीं है। साधारणतः ठोस अत्यधिक संख्या में छोटे छोटे अणुओं का समूह होता है। जो ठोस होता है अत्यधिक संख्या में छोटे छोटे अणुओं का समूह होता है। इसे छोटे छोटे क्रिस्टलों में, इन्हीं छोटे छोटे क्रिस्टलों में क्या होता है, दोष। इन छोटे छोटे क्रिस्टलों में क्या होता है, दोष पाया जाता है। भाई जो छोटे छोटे गोले हैं, कण होते हैं, उन्हीं में क्या होता है, दोष पाया जाता है। तो क्रिस्टलों में दोष अवयवी कणों की अव्यवस्था अथवा अपना निश्चित स्थान छोड़ने, यानी यह जो अवयवी कण होंगे अपना निश्चित स्थान क्या करेंगे, छोड़ सकते हैं, अथवा अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण। मतलब इनमें कुछ अशुद्धियां, कोई कण यहाँ होगा इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, मतलब इसमें कोई शुद्धियां नहीं है, कोई कण कहीं भी हो सकता है। अशुद्धियों के कारण उत्पन्न होता है क्या, दोष। फिर अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमित अथवा विचलन द्वारा उत्पन्न दोष क्या कहलाएगा, बिंदु दोष। जो अवयवी कण है, यह जो अवयवी कण है, इन अवयवी कणों को क्या करा है, अनियमित अथवा विचलन द्वारा। अनियमित मतलब जैसे में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कल निबिड़ संकुलन में क्या कर रहे थे, जो हमारा इस प्रकार से अवयवी कण, गोले टाइप अवयवी कण थे, इनको हम लोग व्यवस्थित कर रहे थे। तो इनके व्यवस्थित करने में जो गोले के केंद्र अवयवी कण है, ये जो अवयवी कण के केंद्र में जो भी
विचलन दिखाई देगा, कमी दिखाई देगा, वह क्या कहलाएगा? हमारा बिंदु दोष। क्या कहलाएगा? बिंदु दोष। तो अवयवी कणों में अनियमित व्यवस्था या उत्पन्न विचलन क्या होगा? हमारा बिंदु दोष कहलाता है। जालक बिंदु, जालक बिंदु क्या होता है? सभी को पता है, इस प्रकार से कणों को व्यवस्थित करने पर ये इसी तरह न जालिक बिंदु होता था, बताए थे। इस प्रकार से ये सभी जितने गोले हो जाएंगे, गोले का समूह जालक बिंदु बनता था। तो जालक बिंदु की पूर्ण पंक्ति, यह जो पूर्ण पंक्ति है, यह पंक्ति, इस पंक्ति में दोष होता है। अगर पंक्ति में, पूरे पंक्ति में, यानी पूर्ण मतलब पूरे पंक्ति में क्या हो? दोष होता है, तो उसे क्या कहेंगे? रेखीय दोष। अगर सिर्फ अविकर्ण में कोई दोष होगा तो वह क्या कहलाएगा? हमारा बिंदु दोष। अगर इस अविकर्ण के पूरे पंक्ति में दोष होता है, वह क्या कहलाएगा? रेखीय दोष। तो दोष कितने प्रकार के हो जाएंगे भैया? दो, एक बिंदु दोष, एक रेखीय दोष। बिंदु दोष क्या होगा? सिर्फ अविकर्ण में क्या होगा? कमी होगी, वह क्या होगा? क्या कहलाएगा? बिंदु दोष। और जो पूरे पंक्ति में दोष पाया जाएगा, कमी पाया जाएगा, वह क्या कहलाएगा? हमारा रेखीय दोष। क्या कहलाएगा? रेखीय दोष। तो इस प्रकार से जो है दोष हमारे कितने प्रकार से हो जाएंगे? दो। यह जो मैं टेबल बनाया हूँ, यह टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल के अनुसार ही तुमको समझना होगा कौन कहाँ किसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यह टेबल इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस टेबल को ध्यान से समझना। तो दोष हमारे कितने प्रकार के होंगे? दो, एक बिंदु दोष, एक रेखीय दोष। बिंदु दोष क्या था? जो अविकर्ण में कोई व्यवस्था या विचलन उत्पन्न होता था, बिंदु दोष। रेखीय दोष जो पूरे पंक्ति में कमी या दोष होती थी, वह क्या कहलाता था? रेखीय दोष। बिंदु दोष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टाइकियोमेट्रिक दोष और एक होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। नाम थोड़ा टेढ़ा है लेकिन अजीब टाइप का नाम है। एक होता है स्टाइकियोमेट्रिक दोष और एक होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, अंग्रेजी शब्द है। इसका हिंदी होता है रस समीकरण मितीय दोष। आराम आराम से समझना, रस समीकरण मितीय दोष। और इसका नाम होता है अरस समीकरण मितीय दोष। अरस समीकरण मितीय दोष, ठीक। यह इसकी हिंदी होती है। बिंदु दोष कितने प्रकार के हो गए? दो, एक स्टाइकियोमेट्रिक दोष, एक नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। अब जो है या रस समीकरण मितीय दोष और अरस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष चार प्रकार के होते हैं, एक रीतिका दोष, एक अंतराकाशी दोष और एक साटकीय दोष और एक फ्रैंकल दोष। ये हमारे चार प्रकार के स्टाइकियोमेट्रिक दोष होते हैं। जो रीतिका और अंतराकाशी होते हैं, इनको कहा जाता है अनआयनिक ठोस। अभी बताएंगे क्यों कहा जाता है अनआयनिक ठोस। जो हमारा साटकी और फ्रैंकल होता है, इसको कहा जाता है आयनिक ठोस। अनआयनिक ठोस क्यों कहा जाता है? अनआयनिक, आयनिक से मतलब समझ रहे हो आयन। आयन मतलब क्या? चार्ज, आवेश। आवेश प्लस और माइनस होते हैं। तो मतलब क्या होता है? रीतिका दोष में अंतराकाशी। अनआयनिक मतलब पहले से ही, दोष से पहले से उनकी विद्युत उदासीनता। विद्युत उदासीनता मतलब आयनिक विद्युत उदासीनता बनाए रहता है, दोष से पहले से भी और दोष के बाद में भी। तो इसे कहा जाता है अनआयनिक ठोस। अनआयनिक ठोस मतलब इसमें जो विद्युत उदासीनता है, दोष से पहले और दोष के बाद में बनाए रखता है। कौन कौन? रीतिका दोष और अंतराकाशी दोष। कभी कभी पूछता है अनआयनिक ठोस क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? अनआयनिक ठोस जो रीतिका दोष होंगे और अंतराकाशी दोष होंगे। अनआयनिक ठोस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें विद्युत उदासीनता दोष के पहले और दोष के बाद बनाए रखता है, ठीक। अनआयनिक ठोस मतलब, अनआयनिक ठोस का मतलब इनको विद्युत उदासीनता खुद बनाना है। इनको खुद अपने दोष में जो है विद्युत उदासीनता को बनाए रखना है। जो दोष है अनआयनिक ठोस किस में होगा? आयनिक ठोस किस में होगा? साटकीय दोष में और फ्रैंकल दोष में। इन दोनों दोषों को जो है आयनिक ठोस बनाए रखना होता है। आयनिक ठोस मतलब विद्युत उदासीनता को बनाए रखना है, दोष के पहले भी और दोष के बाद में। इनकी विद्युत उदासीनता खुद बनाएंगे, यह पहले से बनी नहीं रहेगी। पहले से किस में बनी रहेगा? रीतिका दोष में और अंतराकाशी दोष में। जो रीतिका दोष होगा वही हमारा क्या होगा? साटकीय दोष।
थोड़ा थोड़ा चूरन टाइप का अंतर है, बस उसी अंतर को समझना है, बस यह दोष आराम से याद हो जाएगा। जो अंतराकाशी दोष है वही क्या है, फ्रेंकल दोष। बस थोड़ी नेगेटिव चीज को समझना है, अगर समझ लोगे तो तुरंत याद हो जाएगा। समझ में आ गया? फ्रेंकल दोष किसकी तरह होगा, अंतराकाशी की तरह। शाटकीय दोष किसकी तरह होगा, रितिका दोष की तरह। रितिका और अंतराकाशी क्या होते हैं, अनायनिक ठोस, और शाटकीय और फ्रेंकल क्या होते हैं, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस मतलब विद्युत उदासीनता को बनाए रखना, और अनायनिक ठोस में जो विद्युत उदासीनता दोष से पहले और दोष के बाद में क्या रहती है, बनी रहती है। आप देखते हैं अरस समीकरण मितीय दोष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धातु अधिकता और एक होता है धातु न्यूनता। धातु अधिकता मतलब, धातु मतलब जैसे में सोडियम। सोडियम धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बनाता है, धन। क्या बनाता है, धन। तो मतलब धातु अधिकता मतलब हमको क्या करना है, धनायन को बढ़ाना है भाई। धन को प्लस चार्ज को बढ़ाएंगे तभी हमारा क्या होगा, धातु की अधिकता। हमको धातु की अधिकता करना है, अधिक से अधिक धनायन को हमको बनाना है। तो इस आधार पे अभी दो प्रकार से होता है धातु अधिकता, इस प्रकार से दो प्रकार से होता है। या तो धन को क्या करो, अधिक करो, धनायन यानी धन आवेश को बढ़ाओ। धन आवेश को बढ़ाने के मतलब धनायन अधिक करना होगा। और धातु अधिकता को बनाने के लिए धनायन को अधिक करना होगा, धन को आवेश को अधिक करना होगा। या दूसरा है ऋणायन को कम करो, मतलब जो माइनस चार्ज है उस माइनस को क्या करो, कम करो, या धनायन को क्या करो, बढ़ाओ। अगर धनायन नहीं बढ़ता है तो हम क्या करेंगे, ऋणायन को कम करेंगे। जब ऋणायन को कम करेंगे तो धातु अधिकता होगी। तो धातु अधिकता भी कितने प्रकार के होंगे, दो, धनायन अधिक और ऋणायन न्यूनता। अब फिर धातु न्यूनता। धातु न्यूनता मतलब जो आवेश चार्ज है यानी धन आवेश है उनको क्या करना है, कम करना है, और ऋणायन को क्या करना है, अधिक करना है। तो इस प्रकार से अभी दो प्रकार से होंगे, एक धनायन न्यूनता। धनायन न्यूनता मतलब धन को कम करना है, ऋणायन न्यूनता मतलब ऋणायन को अधिक करना है। ठीक, इस प्रकार से यह कितने प्रकार के हो जाएंगे, दो प्रकार के ये भी हो जाएंगे। ठीक है, यह टेबल जो इम्पोर्टेंट है, यह टेबल आपको बताएगा हम लोग कौन क्या पढ़ रहे हैं। और यही जो है आपको यह जो चार दोष है बहुत महत्वपूर्ण चार दोष हैं रस समीकरण मितीय दोष के, जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ना होगा आप लोग को। इस टेबल को भी आप कहीं नोट कर लेना, अच्छे से बना लेना, इन सभी बातों को भी नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। तब हम लोग स्टार्ट करेंगे रस समीकरण मितीय दोष, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो नोट कर लो, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। बातें समझ में आई ना? दोष कितने प्रकार के होते हैं, दो, बिंदु दोष, रेखीय दोष कैसे होते हैं सब बताया मैं, मक्खन की तरह एकदम समझो। फिर इसके बाद आगे चलो, नोट कर लो भैया। चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे रस समीकरण मितीय दोष, यानी एक एक करके सभी दोषों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे रस समीकरण मितीय दोष होता क्या है। रस समीकरण मितीय मतलब जैसे मान लीजिए किसी जालक बिंदु में 10 क्या है, 10 सोडियम प्लस है और 10 Cl माइनस, इसके अविकर्ण है, अणु है। अगर मान लो इनमें से एक एक अविकर्ण बाहर निकल जाएंगे तो इनका रेशियो क्या, मान लो इनका रेशियो क्या है 10:10 यानी 1:1। 1:1 इनका रेशियो। अगर एक एक अविकर्ण एक एक आवेश चार्ज बाहर निकल जाएंगे तो 9 सोडियम प्लस बचेंगे और 10 Cl माइनस। अब फिर इनका रेशियो देंगे, इनका रेशियो 9:9 यानी 1:1। यही जो रेशियो है इनका अनुपात है, यह रेशियो अनुपात हमारा क्या है, सेम है। अगर अविकरणों को बाहर जाने के बाद, निकल जाने के बाद और आ जाने के बाद भी अगर आ भी जाते हैं अणु, मान लो एक अविकर्ण आ भी गए तो 11 हो जाएंगे प्लस और 11 Cl, इनके भी उस समय रेशियो क्या आ जाएंगे 1:1। अगर अविकर्ण जो है किसी जालक बिंदु में आते हैं या वहां से बाहर निकल जाते हैं तभी भी उनका रेशियो क्या रहता है, समान रहता है। क्या रहता है, समान रहता है, यानी क्या 1:1 रहता है। यही रेशियो जो है यही हमारा क्या कहलाएगा, रस समीकरण मितीय दोष। जैसे मैं लिखा हूं, मैं बोलो, जिन दोषों में क्रिस्टल के रस समीकरण मितीय में कोई परिवर्तन है, मतलब यहाँ पर कोई सभी में क्या है, सेम है, कोई भी बदलाव नहीं है, किसी में बदलाव नहीं होता, इनके रेशियो में कोई बदलाव नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे क्या कहेंगे, रस समीकरण मितीय दोष। क्या कहेंगे हम लोग, रस समीकरण मितीय दोष। समझ में आया?
अब चलते हैं, सबसे पहला दोष हमारा क्या होगा, रीतिका दोष। अब देखो रीतिका दोष क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, जालक बिंदु। जालक बिंदु कुछ इस प्रकार से होता है, बात समझना, बात पकड़ लोगे तो बात आराम से। मान लो यह जालक बिंदु, ठीक, इस जालक बिंदु में से कोई भी अविकर्ण, कोई भी क्या है, अविकर्ण अपना स्थान छोड़कर क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। अपना स्थान छोड़कर क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, या वहां पर क्या हो जाए, रीतिका हो जाए, रिक्त हो स्थान हो। जैसे मान लो यह अविकर्ण, यह अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल, ये भी अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल गए, यहाँ से छोड़कर निकल गया, कुछ इस प्रकार से रिक्त हो जाएगा, स्थान खाली हो जाएगा, इसका स्थान, मतलब इसका स्थान क्या हो जाता है, खाली हो जाएगा, तो वह क्या कहलाएगा, रीतिका दोष कहलाएगा। पढ़ो, जब किसी जालक बिंदु, जब किसी जालक बिंदु रिक्त हो, क्या हो, रिक्त हो, अर्थात अविकर्ण, जो यहाँ पर अविकर्ण थे, वह निर्धारित स्थान से, अपन निर्धारित स्थान से बाहर निकल जाए, तो उत्पन्न दोष क्या कहलाएगा, हमारा रीतिका दोष। जो जालक बिंदु में है, जो अविकर्ण अपने निर्धारित स्थान पर है, वहां से निकलकर बाहर चले जाएंगे, तो वह बाहर निकलते ही जो भी दोष उत्पन्न होगा वह क्या कहलाएगा, रीतिका दोष। यह क्या हो जाएगा, हमारा रिक्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान हो जाएगा। पढ़े थे ना, रिक्तियां कितने प्रकार से होती हैं, 2 प्रकार से, अष्टफलकीय रिक्ति और चतुष्फलकीय रिक्ति पढ़ाए थे, तो उससे हमसे मतलब नहीं है, जिसे जानते हैं रिक्तियां यही इसी प्रकार से होती है। तो जो इनके जो आयतन है सेम रहेंगे, लेकिन अविकर्ण बाहर निकल जाने से इसके द्रव्यमान में कमी आएगा कि नहीं। जैसे में हम मान लो एक बाल्टी में है, हमें मान लो हम 50 किलो को मान लो या मार्कर हम लिए, 2 मार्कर 10-10 किलो को मान लो मार्कर है, तो कुछ इसका जो है द्रव्यमान तो है। अब इसके या किसी डब्बे में पैक है, डब्बे में क्या है, यह पैक है। अगर मान लो इस डब्बे में पैक मार्कर को, एक मार्कर को निकाल देंगे, तो डब्बा तो सेम रहेगा, मतलब उसका आयतन सेम रहेगा। लेकिन एक मार्कर निकाल दिए, मतलब एक मार्कर 10 किलो का था, तो उसके द्रव्यमान में कमी हो जाएगी कि नहीं, कमी हो जाएगी कि नहीं। ठीक उसी प्रकार इसमें से अविकर्ण को बाहर निकाल देंगे, तो आयतन तो सेम रहेगा, इनके जो आयतन है देखो चारों ओर से आयतन सेम रहेगा, लेकिन जो द्रव्यमान है वह कमी हो जाएगी। तो अर्थात घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन तो सेम है, लेकिन द्रव्यमान में क्या हो जाए, कमी, यानी द्रव्यमान हमारा क्या कर रहा है, घट रहा है, तो हमारा आयतन भी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि घनत्व द्रव्यमान के साथ चलेगा। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं, स्टार में लिख सकते हैं कि रीतिका दोष में घनत्व में क्या होता है, कमी होता है। क्या होता है, कमी होता है। कैसे कमी होता है, यहाँ से तुमको पता चला, यह रीतिका दोष है। तो इस बात को याद कर लेना, याद नहीं हुआ है तो फिर सुन लो, मक्खन की तरह, चूरन की तरह। जब किसी जालक बिंदु में से जो भी अविकर्ण है अपने रिक्त स्थान से बाहर चले जाए, अपने रिक्त स्थान से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, तो वहां पर जैसे ही बाहर निकलेंगे उसमें क्या उत्पन्न होगा, दोष। वही दोष हमारा क्या हो जाएगा, रीतिका दोष। रीतिका दोष में घनत्व में क्या होती है, कमी होती है। क्यों कमी होती है, क्योंकि अविकर्ण बाहर निकलेंगे तो उनके द्रव्यमान में कमी होगी, जब द्रव्यमान में कमी होगी तो घनत्व में कमी होगी। तो इस बात को नोट कर लो। तब इसके बाद हम लोग चलते हैं अंतराकाशी दोष के पास, जल्दी नोट करो। अब लेना लो अंतराकाशी दोष। देखो अंतराकाशी दोष क्या होते हैं, जैसे मान लो एक क्रिस्टल संरचना या क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल जालक बिंदु जो भी कर लो, एक व्यवस्थित क्रम में रखें, यानी आदर्श क्रिस्टल ठोस, ठीक इस प्रकार से। यह जो स्थान होते हैं, यह जो खाली खाली स्थान दिखाई दे रहे हैं, यह इस स्थान को क्या बोलते हैं हम लोग, इस स्थान को क्या बोलते हैं हम लोग, खाली स्थान या रीतिका, खाली स्थान। यह जो जालक बिंदु में खाली खाली स्थान दिखते हैं, तो इस खाली स्थान को रीतिका बोलते हैं या खाली स्थान कह सकते हैं। जो भी स्थान हमको दिखाई दे रहे हैं क्या बोलते हैं उसको, रीतिका या खाली स्थान बोलते हैं। अगर इसी रिक्ता या खाली स्थान में कोई अविकर्ण
बाहर से क्या कर जाए, घुस जाए, क्या हो जाए, घुस जाए। तो घुसने से जो भी उसमें दोष उत्पन्न होगा वही क्या कहलाएगा, अंतराकाशी दोष। मतलब किसी जालक बिंदु में जो भी खाली स्थान है, जो भी रिक्ता है, रितिका है, उसमें बाहर से कोई अविकर्ण क्या करे, घुस जाए। जैसे ही अविकर्ण घुसेगा उसमें क्या उत्पन्न होगा, दोष। वही दोष हमारा क्या कहलाएगा, अंतराकाशी दोष। देखो समझ लो, लिखा हो देख लो। क्रिस्टल संरचना में जब कुछ अविकर्ण अंतराकाशी स्थान मतलब खाली स्थान, जो खाली स्थान है, खाली स्थान में चले आते हैं। तो खाली स्थान, जैसे यहाँ पर खाली स्थान, यहाँ पर कोई अविकर्ण चले आए, मतलब जो है अविकर्ण क्या करते हैं, बाहर से खाली स्थान में क्या करते हैं, चले आते हैं। बाहर से खाली स्थान में क्या करते हैं, चले आते हैं। चले आने से जो भी उत्पन्न दोष होगा वह दोष क्या कहलाएगा, अंतराकाशी दोष। मतलब जो खाली स्थान है उस खाली स्थान में बाहर से कोई क्या आ जाए, इस प्रकार देखो बाहर से जो काला काला है अविकर्ण आ गए, इन अविकरणों के आने से उसमें जो भी दोष उत्पन्न होगा वह क्या कहलाएगा, अंतराकाशी दोष। देखो क्या कहलाएगा, अंतराकाशी दोष। लेकिन यह जो आयतन है, इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन द्रव्यमान में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। अब यहाँ पर द्रव्यमान बाहर से अविकर्ण आ रहे थे, उनके द्रव्यमान तो कुछ होगा, यानी द्रव्यमान अब क्या करेगा, बढ़ेगा ना। तो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब बताओ द्रव्यमान क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो हमारा घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं अंतराकाशी में घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। इसको नोट कर लो। फिर दोष और बचता है, 60 के दोष, फ्रेंकल दोष। इसको भी जल्दी से करा दे रहा हूँ, जल्दी नोट करो। कोई तकलीफ होती है तो कमेंट करो जल्दी से, ठीक है। हम लोग देखते हैं अब 60 दोष। मैं पहले भी बता चुका हूँ 60 दोष रितिका दोष की तरह समान ही है, लेकिन उसके जैसी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बातें उससे मेलजोल खाती है। अंतर ये भी है कि वह जो है रितिका दोष अनायनिक ठोस है और यह क्या है, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस का मतलब इसको विद्युत उदासीनता बनाए रखना है, प्लस चार्ज आवेश का संख्या बराबर होनी चाहिए। देखो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई क्रिस्टल जाल, आयनिक क्रिस्टल जालक है, इसमें ऋणायनों और धनायनों की संख्या समान है। जब भी इसमें से रिक्ता में क्या होता था, रितिका दोष में, उसमें से अविकर्ण बाहर निकलते थे, इसमें से आयन भी क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे, लेकिन आयन के साथ तो भी ऋणायन और धनायनों की संख्या समान निकलेगी। अगर एक ऋणायन निकलता है तो एक धनायन निकलेगा। यही 60 दोष की खासियत है कि ऋणायन और धनायनों की संख्या हमेशा क्या करेगी, बाहर समान से निकलेंगे। अगर एक निकल रहे तो एक ऋणायन भी निकलेंगे, दो ऋणायन, एक धनायन भी निकलेंगे, दो ऋणायन निकलेंगे तो दो धनायन भी निकलेंगे, मतलब आवेशों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो देखो मान लो यहाँ पर कोई क्रिस्टल जालक है, इसमें से एक धनायन यानी यहाँ से, एक ऋणायन यहाँ से क्या करें, पलायन करें, भाग जाए। जैसे भागेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, खाली स्थान। यही जो खाली स्थान होने के कारण यह क्या हो जाएगा, दोष होने के कारण यह क्या हो जाएगा, हमारा 60 दोष। पढ़ लो, यह आयनिक ठोस का रितिका है, यह अनआयनिक ठोस का क्या है, रितिका है। रितिका मतलब पहले ही बताया, उसमें से अविकर्ण बाहर निकलते हैं। क्रिस्टल निर्माण के समय कुछ आयन जो यहाँ से आयन थे, निश्चित स्थान छोड़कर, जो अपना स्थान था निश्चित था, वह स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं। जो क्रिस्टल जालक से क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जिससे खाली स्थान हो जाता है, और उसे क्या कहेंगे, 60 दोष। क्या कहेंगे, 60 दोष। क्रिस्टल जालक में छोड़ने वाले ऋणायन और धनायन, जो छोड़ते हैं ऋणायन और धनायनों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। जब इनकी संख्या समान रहेंगी, इसलिए क्रिस्टल की उदासीनता भी क्या रहेगी, बनी रहेगी, और इनका घनत्व भी क्या होता है, कम होता है। वही बात है, कैसे कम हो रहा है, क्योंकि द्रव्यमान में कमी हो रही है। ठीक, वही पहले वाली बात है, तब इसको हम नोट कर लो। और लास्ट बताया फ्रेंकल दोष। अब ये दोनों दोषों को इंपॉर्टेंट कर लेना, 60 दोष और फ्रेंकल दोष को। एग्जाम में बहुत बार पूछा है। देखो मैं मक्खन की तरह चूरन करने की कोशिश किया हूँ, एकदम चूरन टाइप है, समझ जाओगे तो मक्खन, नहीं समझोगे तो बहुत बड़ा पहाड़। एकदम समझो, मजाक मत करो, मजाक करोगे तो फोड़ देंगे नकिया पना। समझो, पहले अच्छे से नोट करो, फिर इसके बाद बतियाओ हमसे, गधे हैं। देखिए हम लोग अब लास्ट और अंतिम दोष देखते हैं, फ्रेंकल दोष। महत्वपूर्ण दोष है। इसे जो है सन 1962 में वैज्ञानिक फ्रेंकल ने बताया था।
क्या बताया था? सन 1962 में वैज्ञानिक फ्रेंकल ने बताया था। क्या कहा था कि जो हमारे आयनिक क्रिस्टल जालक है, इन आयनिक क्रिस्टल जालक में जो ये जो अंतराकाशीय स्थान दिखाई दे रहे हैं, कौन स्थान? अंतराकाशीय स्थान। अंतराकाशीय स्थान में जो निर्धारित स्थान पर आवेश है, आयन है, वह अपना स्थान छोड़ के इस अंतराकाशीय स्थान पर चले आते हैं, तो इसके कारण जो भी दोष उत्पन्न होता है वह क्या कहलाएगा? फ्रेंकल दोष। और जहाँ से अपना स्थान छोड़कर जाएंगे वहाँ पर एक प्रकार के छिद्र बन जाएंगे। मान लो यह स्थान अपना छोड़कर यहाँ से चला गया कहाँ? इस अंतराकाशीय स्थान, मतलब इन आवेशों के बीच में Ba प्लस B माइनस A प्लस के बीच में क्या आ गया? A प्लस। यहाँ पर आ जाने से तो यहाँ से गया तो यहाँ पर छिद्र होता है, तो इसी छिद्र दोष भी कहते हैं। फ्रेंकल दोष का एक और नाम देते हैं हम लोग छिद्र दोष। पढ़ो, मैं यहाँ पर लिखा हूँ, आयनिक क्रिस्टल में कोई आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, जिसे छिद्र दोष भी कहते हैं। इसे ही फ्रेंकल दोष कहते हैं। इसका मूलभूत आधार क्या है? अंतराकाशीय दोष। अंतराकाशीय दोष की तरह है, अर्थात सामान्यतः यह दोष धनायनों द्वारा, मतलब यह जो दोष सिर्फ धनायन A प्लस यानी प्लस आवेश द्वारा ही उत्पन्न होंगे। ठीक, और इसका घनत्व क्या होगा? सेम रहेगा, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आयतन भी सेम है, घनत्व में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसी का आवेश इसी के अंदर गया है और कहीं गया नहीं। आयतन भी सेम, घनत्व भी क्या रहेगा? बराबर। और धनायनों और ऋणायनों की संख्या भी क्या होती है? इसमें बराबर होती है। तो इसको याद कर लेना, छोटा से है। जो सभी दोष को मैं बता दे रहा हूँ। रीतिका दोष क्या होते हैं? जो अविकर्ण होते हैं अपना स्थान छोड़कर बाहर चले जाते हैं। अंतराकाशीय में क्या होता है? अविकर्ण बाहर से आते हैं। फिर इसके बाद जो है शाटकीय दोष में क्या होता है? जो आयनिक ठोस होते हैं वह बाहर चले जाते हैं। और जो है फ्रेंकल दोष में क्या होता है? जो आयनिक है, आयन जो है हमारे आयन कण है, जो अपने स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं। ये सभी हमारे दोष हैं। दोष आपको शाटकीय दोष, फ्रेंकल दोष इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भैया। कोई दिक्कत तकलीफ होती है तो कमेंट करो, जल्दी से नोट कर लो। हो गया? तो सबसे पहली बात, मजाक मैं करता नहीं हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो यार, दिल से लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इतना सब्सक्राइब करो कि मैं खुद परेशान हो जाऊँ। वीडियो अच्छा लगता है तो, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक करो। मजाक नहीं है कोई, समझ गए? जो भी पढ़ो दिल से पढ़ो। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करो, एकदम चूरन मक्खन करने की कोशिश। कोई भी टॉपिक हो कि ये टॉपिक हमको सर नहीं समझ में आ रहा है, इसको मक्खन कीजिए, तो कमेंट करो यार टॉपिक सर मक्खन करके दिखाइए। मैं मक्खन आपके लिए ज़रूर कोशिश करूँगा कि मक्खन हो जाए, चूरन टाइप हो जाए। धन्यवाद, फिर मुलाकात होती है। टाटा, बाय बाय।